नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जितने भी भारत व राजस्थान की या अन्य राज्यों की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सेशन काफ़ी खास रहेगा साथियों। जिन भी प्रतियोगिता परीक्षा में भारत के संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह सेशन काफी उपयोगी रहेगा। आज अपने इस सेशन में भारत के संविधान से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, मूल अधिकार और उन पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैंने इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो आपको साथियों अगर यह सेशन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के बाद ही इसका दूसरा पार्ट डाला जाएगा, यानी आपको कैसा लगा यह सेशन आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पसंद आए तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट्स के बाद ये देखा जाएगा कि आपको यह सेशन पसंद आया है तो इसका दूसरा पार्ट भी मेरे द्वारा डाला जाएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें भारत का संविधान पूछा जाता है उसके लिए यह सेशन उपयोगी रहेगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उस पर अपने शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण है जो संविधान सभा के द्वारा किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि बिल्कुल बेसिक से मैं ये सेशन आपके साथ शेयर करूं। संविधान बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं साथियों, आपको ही पता है। वो भी कहते हैं कि संविधान की जो प्रत्येक लाइनें होती हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और इसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, और उसके बाद आपको कमेंट है जो अवश्य करना है। भारतीय संविधान का जो निर्माण है किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब आपसे नॉर्मल पूछे भारतीय संविधान का निर्माण, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। आगे बढ़े। संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के दिए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में किया गया। यानी संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के दिए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे बेसिक है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के दिए गए सुझावों के अनुसार कब है, तो नवंबर 1946 में किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए, जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कितने सीटें थी, 296 सीटें थी। यानी ब्रिटिश भारत के लिए इसमें आवंटित 296 सीटें थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आपसे पूछे कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी साथियों। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली, तो आपका आंसर होना चाहिए 208 सीटें हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। इसके अलावा मुस्लिम लीग है साथियों, इसको कितनी मिली, तो 73 सीटें इसको मिली। 208 मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग है उसको मिली 73। इसके अलावा जो छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य थे उनको मिली थी 15 सीटें। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली 208 और जो मुस्लिम लीग थी उसको मिली 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य थे उनको मिली थी 15 सीटें। और जो देशी रियासत थी, देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें हैं जो भर नहीं पाई। यानी देशी रियासतों को जो आवंटित की गई थी 93 सीटें हैं वो भर नहीं पाई। ये इससे इंपॉर्टेंट हो गया। चुनाव जुलाई अगस्त 1996 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें थी, उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 मिली। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये आपको याद करना है साथियों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का है जो बहिष्कार किया। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। लीग ने बैठक में 211 सदस्य ने भाग लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 211 सदस्यों ने साथियों भाग लिया। और डॉक्टर सचिनानंद
सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उनको सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही मुस्लिम लीग ने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। इसमें 211 बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष है जो चुना गया। यानी अब आपसे पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, आपका आंसर होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है जो चुना गया था। साथियों आगे बढ़ेंगे, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान है जो कब तैयार हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। कब तैयार हुआ, आपसे पूछे भारतीय संविधान कब तैयार हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को है जो भारतीय संविधान है जो तैयार हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आपको ये बताया कि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। यानी जो तैयार हुआ था उस समय क्या थे, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी साथियों, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी वर्तमान में है जो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। पहले तैयार हुआ था तब कितनी थी, 8, यानी 4 और अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई है। भारतीय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जब अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये जो 7 नाम मैं आपको बताऊं इनको आपको याद करना है। यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था राजस्थान में, वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रथम पेपर होता है, उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके सदस्य निम्न थे, यानी 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके सदस्य निम्न थे। ये जो कांग्रेस की सदस्य माफ कीजिए कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी उसका गठन किया गया था, उसके सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के लिए तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उनके सदस्य पर अपने चर्चा करेंगे। एक प्रश्न पक्का साथियों आपको देखने को मिल सकता है। पहले नंबर पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 7 नाम याद रखने हैं साथियों। आप इस सेशन को पूरा देखिए, साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, आपको काफी फायदा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसिफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी और के टी शाह, डी आर गॉडिगल, हुमायूं कबीर, के स्थानम। ये 7 नाम दोबारा देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसिफ अली, के एम मुंशी हो गया, एन गोपाल स्वामी अयागर, के टी शाह हो गया, डी आर गॉडिगल और हुमायूं कबीर और के स्थानम। ये इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति बनी थी उसमें 7 हैं। इनके 7 के 7 नाम आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है साथियों। जवाहरलाल नेहरू, आसिफ अली, मुंशी, गोपाल, टी शाह, डी आर गॉडिगल और हुमायूं कबीर के स्थानम। ये 7 नाम आपको याद करने, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ साथियों, आपको काफी फायदा होगा। आगे बढ़े, बात करेंगे बाद में सभापति के प्रस्ताव पर है जो कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल किया गया। यानी जो सभापति थे उन्होंने क्या किया, बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल किया गया था। यानी 7 सदस्य थे। उसके बाद सभापति के प्रस्ताव पर किसे शामिल किया गया, कृष्ण कृपलानी को है जो शामिल किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। आगे है संविधान सभा द्वारा
हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यानी संविधान सभा है उसके द्वारा है जो हाथी को है जो प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, यानी संविधान सभा थी उसके द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान का 2/3 भाग है जो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत के संविधान का 2/3 भाग कहां से? भारत शासन अधिनियम में से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अब अपने भारत के जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता पर बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण है जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी भारतीय संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इसको तैयार किया गया। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपने बात की थी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पूछे किसका रहा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब अपने ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय संविधान के स्रोतों की सूची, यानी कौन से राष्ट्र से क्या चीज है जो अपने भारतीय संविधान में ली गई है। यहां से एक प्रश्न साथियों आपको पक्का देखने को मिल देगा। अब अपने शुरुआत करेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया, यानी भारतीय संविधान के स्रोतों की सूची। ब्रिटेन से अपने संविधान में क्या क्या चीजें ली गई है, संभावित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। जो संसदीय शासन व्यवस्था है अपने भारत में वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। इसके अलावा विधि का शासन अर्थात विधि के समक्ष समता वो भी समता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता। कौन कौन से? संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समान समता व विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता। इसके अलावा दे रखा है परमाधिकार रीट, विधायी प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही करने पड़ेंगे साथियों, तभी तो कहा मैंने साथ साथ आप नोट्स बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। मंत्रिमंडल प्रणाली के बाद एकल नागरिकता, परमाधिकार रीट, विधायी प्रक्रिया, नाम मात्र राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री परिषद, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। ये सब चीजें कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। एक बार इनका रिवीजन भी करा देता हूं मैं, लिखना पड़ेगा साथियों, लिखोगे तभी सुविधा ने याद होगा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, परमाधिकार रीट, विधायी प्रक्रिया, नाम मात्र राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री परिषद और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये सब चीजें कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। आगे बढ़े, संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया इस पर अपने बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई और न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया। मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसको कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जिसे उनको हटाया जाता है। कौन कौन सी चीजें ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अपने बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, मौलिक अधिकार को लिया गया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के विरुद्ध है जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से साथियों ली गई है। ये चीज लिखोगे आपको आसानी से याद होगी। इसके अलावा विधि का सम्मान संरक्षण है जो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। विधि के सम्यक प्रक्रिया ली गई। प्रस्तावना की पहली पंक्ति है जो अपने संविधान की वो भी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे, आगे है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से गणतंत्र लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये सब हैं जो कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए। क्या क्या चीजें? गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सब चीजें कहां से ली गई?
फ्रांस से ली गई। इसके अलावा कनाडा आ गया, कनाडा से क्या लिया गया, इस पर अपने बात करें। संघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, यानी जो संघीय ढांचा है जिसमें शक्तियां केंद्र के पास हो, वो कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघीय शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, दोनों संघीय शासन व्यवस्था व संघात्मक व्यवस्था है जो दोनों कहां से ली गई है, कनाडा से। राज्योपाल में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कहां से लिया गया, कर्नाटक से, माफ कीजिए कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है कहां से, कनाडा से। इसके अलावा राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने वाला, वो भी कहां से, कनाडा से। क्या क्या चीज है, कनाडा से। संघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है होती है, कहां से लिया गया, कनाडा से। संघीय शासन व्यवस्था संघात्मक और संघीय शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था दोनों कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है वो कनाडा से। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का है जो, वो भी कनाडा से लिया गया है। अब आ गया आयरलैंड का, इसमें दे रखा है नीति निर्देशक तत्व लिए गए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं, वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ये नीति निर्देशक तत्व वाला कितनी बार पूछा जा चुका है साथियों, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति भी कहां से ली गई है, आयरलैंड से। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वह भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। अब बात करें दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है, इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है जो लिया गया है, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है जो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। 15/9/2021 एसआई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का प्रारूप है जो, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम है वो भी कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ये देख लेना, समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना का प्रारूप और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, समागम लिया गया। इसके अलावा जापान, अब अपने बात करें जापान से क्या लिया गया, विधि के द्वारा स्थापित है जो प्रक्रिया, वो कहां से ली गई, जापान से। रूस आ गया, रूस से क्या चीजें, मूल कर्तव्य लिए गए। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रणाली है वो कहां से ली गई, रूस से। पंचवर्षीय योजना व समाजवाद, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से। और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रक्रिया है वो कहां से ली गई, रूस से ली गई। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना व समाजवाद है वो भी कहां से लिया गया साथियों, रूस से लिया गया। आगे बढ़ेंगे, आगे आ गया जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है वो लिया गया। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। इस प्रकार साथियों इन चीजों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आप इस सेशन को देखिए, साथ साथ अगर लिखोगे, बार बार देखिए इस सेशन को और बार बार लिखोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये थे कि अपने संविधान में किस देश से कौन सी चीजें ली गई है, कि किन चीजों को लेकर या किन स्रोतों के माध्यम से अपना संविधान है जो तैयार किया गया, उसकी जानकारी थी साथियों। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उस पर बात करेंगे। 12 अनुसूचियां थी, पहले 8 थी, उसके बाद है जो 12 हो गई। अब उस पर बात करेंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या आता है। इसमें राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों का, यानी जो राज्य है व केंद्र शासित प्रदेश है उनके क्षेत्रों का उल्लेख है जो प्रथम अनुसूची में किया गया है। द्वितीय अनुसूची है, इसमें पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण है, यानी द्वितीय अनुसूची है उसमें जो पदाधिकारी है उनके वेतनों व उनके भत्तों का निर्धारण है जो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तृतीय अनुसूची साथियों शपथ ग्रहण से संबंधित है, तृतीय अनुसूची है वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। आगे है चतुर्थ अनुसूची, कौन सी, चतुर्थ अनुसूची। इसमें क्या है, राज्यों व संघ क्षेत्रों का राज्य में प्रतिनिधित्व। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्य में प्रतिनिधित्व है, वो चतुर्थ अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची है, उसमें बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन व नियंत्रण, यानी जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जातियों का जो प्रशासन व नियंत्रण होता है उसको पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है।
आगे बढ़ेंगे, छठी अनुसूची पर बात करेंगे। छठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। यानी जो छठी अनुसूची है उसमें क्या रहेगा, छठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है, जो उपबंध दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। आगे है 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची है। इसमें केंद्र व राज्य का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा संवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई उसमें 52 विषय हैं। यानी जो 7वीं अनुसूची है साथियों, उसमें केंद्र व राज्य को जो अधिकार है उनका बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय है। इसके अलावा संवर्ती सूची है उसमें कितने हैं? 52 विषय रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, 8वीं अनुसूची है। इसमें जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है साथियों, उसमें क्या है? भाषाओं का उल्लेख है किया गया है। 9वीं अनुसूची है, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची, इसमें राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत है, जो 1951 के द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे, 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी प्रावधान। यानी जो राजनीतिक में दल बदल संबंधी प्रावधान है वो कौन सी में है? 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल संबंधी प्रावधान कौन सी सूची में है? 10वीं अनुसूची में है साथियों। इसको 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे है 11वीं अनुसूची। ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें पंचायती राज का उल्लेख है साथियों। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज का उल्लेख है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा है जो जोड़ा गया। अब है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन 1994 में इसको जोड़ा गया। यानी जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगरीय निकाय है, उसको कब जोड़ा गया? 74वें संशोधन यानी 1994 में जोड़ा गया। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी साथियों। उसके बाद जो चारों को बढ़ाया गया। ये देखिए 9वीं है, उसको पहले संविधान संशोधन यानी 1951 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण है उसका संबंध है 9वीं से। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो दल बदल संबंधी प्रावधान है उसको 52वें संशोधन के द्वारा है जो जोड़ा गया। इसके बाद जो 11वीं अनुसूची रहेगी साथियों, इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन यानी 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची है, नगरीय निकाय है, 74वें संविधान संशोधन यानी 1994 में इसको जोड़ा गया। यह भी आपसे पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी प्रकार जो 12वीं है उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करेंगे, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है साथियों। मैं पानी पी लेता हूं। अब जो भारत का संविधान है वो क्या है? एक संघीय संविधान है। इसमें आता है संघ सूची। इस पर अपने बात करें, इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया था, पहले भी हम पढ़े थे। संघ सूची का मतलब आ गया केंद्र से। इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया। इसमें सेना, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, बीमा और जनगणना आदि इसमें आते हैं। यानी जो संघ सूची है उसमें 100 विषय शामिल किए गए हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट है सेना, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, बीमा और जनगणना इसमें आते हैं। इसी प्रकार राज्य सूची है, इसमें राज्य से संबंधित आएगा। उसमें क्या रहेगा? 61 विषयों को इसमें शामिल किया गया। संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय है साथियों, और राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषयों को शामिल है जो किया गया। इसके बाद आती है संवर्ती सूची, जिसमें अपने क्या है? इसमें 52 विषयों को शामिल किया गया। संवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसमें क्या है? 52 विषयों को इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार व
राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यानी जो संघ सूची थी उसमें केंद्र सरकार बनाती थी, और राज्य सूची उसमें 61 है जो राज्य बनाता था, जो 100 थे संघ सूची के उसमें सेंट्रल नियम बनाता था। और जो समवर्ती सूची है इसमें क्या है, 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र व राज्य सरकार में गतिरोध होने के बाद केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र व राज्य सरकार दोनों के बीच अगर गतिरोध हो जाएगा तो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का है जो कानून मान्य होता है। इसमें शिक्षा आर्थिक नियोजन भी शामिल है। इसमें कौन है महत्वपूर्ण, शिक्षा और आर्थिक नियोजन है उसमें प्रमुख है, ये मैंने आपको बताए। 52 विषय हैं। इसमें राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के बीच, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच गतिरोध हो जाए तो केंद्र सरकार का है जो मान्य होगा। अब बढ़ेंगे साथियों आगे। अब ये रहा मूल अधिकार, इससे प्रश्न बने हैं, इस पर अपने बात करेंगे कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं। यह सेशन साथियों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब अपने बात करेंगे मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकारों का विवरण है। कहां से कहां तक है, संविधान के भाग 3 में, कहां, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वो विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी गई है, संविधान के भाग 3 को दी गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान में मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रहेंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार रहेंगे। अब देखते हैं कि मूल अधिकार है जो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रहेगा समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रहेगा। साथियों कौन सा रहेगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक रहेगा। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक रहेगा। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 से 30 तक रहेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में रहेगा। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो अनुच्छेद 29 है। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। अब ये 6 हो गए, इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। इसमें है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। मोस्ट है साथियों, ये पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत है जो कानूनी अधिकार बना दिया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या है कि संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के तहत है एक कानूनी अधिकार है जो इसको बना दिया गया। अब पढ़ेंगे पहला कौन सा था, समता यानी समानता का अधिकार था, उस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18, कहां से कहां, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें क्या है, एक पहले पर बात करें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष है जो समानता का अधिकार है वो है, एवं विधियों को समान संरक्षण है जो क्या रहेगा, अनुच्छेद 14 में रहेगा। यानी जो समानता का अधिकार है उसमें प्रथम आता है विधि के समक्ष समता एवं
विधियों को समान संरक्षण है जो अनुच्छेद 14 के अंदर आता है। आगे बढ़ेंगे। धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म मूल वंश लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, इसका प्रतिषेध है जो अनुच्छेद 15 में रहेगा, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता, यानी जो लोक नियोजन है उसके विषय में समानता का अधिकार रहेगा अनुच्छेद 16 में। धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के मतलब इनको लेकर वो क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा अनुच्छेद 15 में। और 16 में रहेगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। असपरसता का अंत और उसका आचरण निषेध, असपरसता का अंत होना चाहिए और उसका आचरण है उसको निषेध कर देना चाहिए, वो कौन से में रहेगा, अनुच्छेद 17 में रहेगा साथियों। आगे है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय किसी भी उपाधि पर रोक, यानी सेना को उपाधि दी जा सकती है या विद्या से संबंधित कोई उपाधि है उसके अलावा जो भी उपाधि है उस पर रोक रहेगी अनुच्छेद 18 में। ये थे समानता का अधिकार जो आपने पढ़ा था 14 से 18। उसमें कौन कौन से आ गए एक बार देख लीजिएगा। विधि के समक्ष समानता वाला आ गया कौन से, अनुच्छेद 14 में। इसके अलावा धर्म मूल वाला आ गया अनुच्छेद 15 में और लोक नियोजन वाला आ गया 16 में। इसके अलावा असपरसता का अंत हो वो आ गया 17 में और सेना व विद्या समान के सिवा किसी भी उपाधि का अंत वो आ गया अनुच्छेद 18 में। अब आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर बात करेंगे, यानी स्वतंत्र होता है आदमी उसके क्या अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक रहेंगे साथियों। कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। विचार व अभिव्यक्ति की आजादी रहती है। अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। इसी प्रकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है जो 22 में है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति रहेगी। इसके अलावा अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण रहेगा। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से संरक्षण रहेगा। ये सब किस में आएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 है उसके बीच में आएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 में। बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में रहेगा और कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध रहेगा, यानी जो 23-24 है उसमें क्या आएंगे, बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 और कारखानों आदि में जो बच्चों को कार्य करवाया जाता है उनकी उम्र नहीं होती फिर भी उनकी पढ़ाई छुड़ाकर जो कार्य किया जाता है उसको रोक के रहेगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23-24 के अंदर आएंगे। आगे बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। ये भी इंपॉर्टेंट है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कहां से कहां है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है साथियों। इसमें क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 25 में रहेगी। इसी प्रकार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में रहेगी। किसी धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 27 में है और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति अनुच्छेद 28 में है। 25 से 28 क्या रहेगा, धर्म की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 रहेगी। किसी धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 रहेगी और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति है जो अनुच्छेद 28 में। आगे बढ़ेंगे। आगे रहा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इस पर अपने बात करेंगे। इसमें दे रखा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में रहेगी। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा है जो अनुच्छेद 29 में रहेगी। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है जो अनुच्छेद 30 में रहेगा। यानी संस्कृति संबंधी शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं जो 29 से 30 में रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है
इसमें क्या रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रहेगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रहेगा। अब आगे आगे साथियों नीति निर्देशक तत्व, इस पर अपने बात करेंगे। राज्य ये थे जो अधिकार थे, उस पर अपने बात कर ली। अब आ गया नीति निर्देशक तत्व। यहां से प्रश्न बनता है। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, क्लास अपनी जारी रहेगी। अब अपने बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख है जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इस पर अपने पहले भी बात की थी। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसमें क्या है कि संविधान का जो भाग 4 है उसमें 36 से लेकर 51 तक है जो नीति निर्देशक है तत्व है। अब अपने बात करेंगे। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का है जो वर्णन है, यानी अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 36 है उसमें क्या रहेगा, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यानी जो नीति निर्देशक तत्वों की अगर प्रकृति गैर न्यायोचित है तो होने पर न्यायालय द्वारा लागू इसे नहीं किया जा सकता। ये कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 37 रहेगा। आगे है अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था निश्चित करना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये कई बार है जो पूछा जा चुका है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित है जो करना रहेगा। क्या है अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करना रहेगा। अब आगे अनुच्छेद 39, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त अवसर या साधन प्राप्त करने का अधिकार किसमें रहेगा, अनुच्छेद 39 में। यानी जो सभी नागरिक हैं उनको जीविका जीने के लिए समान अवसर हैं जो रहेंगे वो किसमें रहेंगे, अनुच्छेद 39 में। आगे है अनुच्छेद 39 क, इसमें क्या है कि सम्मान, न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना रहेगा। यानी 39 के है उसमें क्या है कि सम्मान, न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना इसमें अनुच्छेद 39 के में रहेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40 आ गया। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्ति है जो प्रदान करना किसमें रहेगा, अनुच्छेद 40 में रहेगा। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40 में रहेगा। साथियों साथ साथ लिखोगे, बार बार इस क्लास को देखोगे, एक या दो या तीन बार देखोगे तो आपके है जो संविधान बढ़िया से आपको बेसिक पता चल जाएगा। नोट्स साथ बनाओगे तो इजी से याद हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 41, काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करना अनुच्छेद है जो 41 में रहेगा। यानी 41 में क्या है, काम पाना, शिक्षा पाना, इसके अलावा बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है जो अनुच्छेद 41 में रहेगा। आगे है अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। यानी अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत होनी चाहिए, यानी आप वहां पर काम करो आपके साथ न्याय हो, मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है जो अनुच्छेद 42 में रहेगा साथियों। अब है अनुच्छेद 43, इसमें क्या है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, यानी जो भी किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए एक निर्धारित मजदूरी होनी चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलने चाहिए। ये किस में रहेगा, अनुच्छेद 43 में रहेगा साथियों। आगे बात करें अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 44 है भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए, जिस पर अभी मुद्दा चल ही रहा है साथियों। आगे है
अनुच्छेद 45, इसमें क्या है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 45 में क्या है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है जो होनी चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 46, इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आर्थिक हितों का है जो प्रोत्साहन होना चाहिए और सामाजिक अन्याय व शोषण उनका नहीं होना चाहिए। किसमें है, अनुच्छेद 46 में। और 47 में क्या रहेगा, इसमें रहेगा पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। 47 में क्या रहेगा, पोषण स्तर। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है जो अनुच्छेद 47 में रहेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 में क्या है, पशुओं की बलि है जो उस पर रोक लगाने का प्रावधान है जो अनुच्छेद 48 में रहेगा। ये पूछा जा सकता है कि पशुओं की बलि के रोक के लिए अनुच्छेद है जो 48 रहेगा। अब अपने बात करें 49 में, अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों को संरक्षण देना, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं उनको महत्व प्रदान करना। किस में रहेगा, अनुच्छेद 49 में रहेगा। अब आ गया 50, इसमें क्या है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना, यानी जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका है को कार्यपालिका से पृथक करना। किसमें है, अनुच्छेद 50 में रहेगा साथियों। आगे है अनुच्छेद 51, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है जो अनुच्छेद 51 में रहेगा। आगे बढ़े, नए नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर अब अपने इसमें बात करें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्वों की सूची में 4 नए तत्वों को जोड़ा गया। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना अनुच्छेद 39 है। सम्मान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। इसके अलावा रहेगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, ये अनुच्छेद 43 में रहेगा, 43 ए में रहेगा। इसके अलावा रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों में वन्य जीवों की रक्षा के लिए 48 ए में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा है, जो 4 नए कौन कौन से हैं नए नीति निर्देशक तत्व, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्वों की सूची में 4 नए तत्वों को जोड़ा गया। इनकी है जो राज्य से भी उपेक्षा रहती है। कौन कौन से हैं, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना अनुच्छेद 39 में है। सम्मान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39 ए में रहेगा। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43 में रहेगा। यानी उद्योगों में प्रबंधन में जो श्रमिक रहते हैं उनकी सुरक्षा करना का जो प्रावधान है वो किस में रहेगा, अनुच्छेद 43 ए में रहेगा। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगलों में वन्य जीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48 ए रहेगा। ये जो 4 हैं साथियों इंपॉर्टेंट है, इनको बाद में जोड़ा गया था तो इनसे प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधा के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, यानी 44वें संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसमें जोड़ा गया कि जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि आय, प्रतिष्ठा व सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। ये इंपॉर्टेंट था साथियों। तो इसमें आपने ये जो सेशन रहा भारतीय संविधान का रहा, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए जो समिति बनी उसमें कितने अध्यक्ष थे और कौन कौन से स्रोत हैं अपने संविधान से हैं जो बना है, उसके लिए किस देश से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं उस पर अपने बात की। इसके साथ जो समानता का अधिकार यानी जो अपने अधिकार थे उन पर बात की। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व थे उन पर अपने बात की, जो किस प्रकार अपने को अधिकार देते हैं उस पर अपने बात की। और
कौन सा अनुच्छेद किस में आता है उसमें अपने बात की। तो साथियों मेरा प्रयास रहा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये सेशन, इसकी राय आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देनी है। उसके बाद ही इसका अगर दूसरा पार्ट है जो आपके सुझावों को देख के बाद ही इस दूसरा पार्ट डाला जाएगा। आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।